किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका और जीवनों का दोस्त घनश्याम हेमाड़े। हर सोमवार को हम मिलते हैं अलग अलग विषय लेके। हमारे जो कृषि के जो सूक्ष्म योद्धा है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो आज का जानकारी है और आज का जो विषय है बैसिलस सबटिलिस। तो बैसिलस सबटिलिस ये जो बैक्टीरिया है या फंगस है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी जान लेंगे। लेकिन बहुत सारे किसान भाई अभी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाई आप ध्यान से पढ़िए कि बैसिलस सबटिलिस ये एक फफूंद है या एक जीवाणु है, उसका आंसर आपको आगे देना है। तो किसान भाइयों बैसिलस सबटिलिस जानने के पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो भारतीय खेती है वो खेती में हमारे जो एक्चुअल में एनवायरमेंट का इफेक्ट हमारी खेती में कितना होता है। तो किसान भाइयों जैसे नुकसान का कारण होता है कि जैसे अजैविक का होना, सूखा पड़ जाना, ओले पड़ जाने, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाना, उससे हमारा जो इंटरनेशनल नुकसान है, जागतिक नुकसान है, वो 50 से लेके 70% तक नुकसान होता है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता है। और लास्ट 30 साल का हम स्टडी करेंगे तो 3.8 यूएसडी डॉलर ट्रिलियन में, मतलब 3.8 यूएसडी ट्रिलियन का नुकसान लास्ट 30 सालों में हमारा हुआ है। और किसान भाइयों जैसे कीड़ है, कुछ बीमारियां है, जैसे कोई फफूंद आते हैं, कुछ कीड़ लग जाते हैं, ऐसे अलग अलग कारण से हमारे 20 से 40% का नुकसान होता है। और 290 यूएसडी अरब एक अरब एक साल का नुकसान हमारा होता है। और जो खरपतवार होती है जो हम उसको बोलते हैं वीड, तो वीड से भी हमारा 30 और 34% नुकसान हमारे क्रॉप में होता है। और उत्पादन बढ़ने वाले जो कई बढ़ने के लिए वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कटाई और उसके बाद हम जो हार्वेस्टिंग हम बोलते हैं उसको, तो ये भी हमने उसका केयर नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन है, चूहों से बचाना है, ये सारी चीजें होती है। तो ये जो है ना, ये हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें है। और क्या क्या चीजें है उसका भी हम विस्तृत में जानकारी लेंगे। लेकिन ये जो नुकसान होने वाली जो चीजें हैं हम इससे बच सकते हैं। हमारी खेती को हम ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं और उपजाऊ बनाने के लिए हमें ये पूरा केयर करना जरूरी होता है। किसान भाइयों हम जो देखते हैं तो जैसे अभी देखिए खरपतवार को हम कंट्रोल नहीं कर पाते टाइम पे, तो 33% हमारा नुकसान होता ही होता है। कीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो 26% नुकसान होता है। बीमारियां हम जो डिजीज बोलते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्लाइमेट का कुछ चेंजेस से इन्फेक्शन होता है, उससे 20% होता है। और नेमाटोड्स जो हमने लास्ट वाले सोमवार के एपिसोड में हमने देखा था कि नेमाटोड्स क्या होते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, उससे कितना नुकसान होता है। तो नेमाटोड से भी 6 से 8% मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जो हम चूहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन में है तो इससे हमारा 6% नुकसान होता है। ये नुकसान हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम सब बीमारियां होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको जो हम कंट्रोल करना है तो हमें कुछ जैसे भी आपको कीड़े अलग अलग उसके हर कोई चीज को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग घटक इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई एक घटक से कोई एक चीज कंट्रोल नहीं होती। इसके लिए वीडिसाइड अलग बनाए हुए हैं, इंसेक्टिसाइड अलग बनाए हैं, फफूंदनाशक अलग बनाए, तो उसको हम टाइम पे कंट्रोल करते हैं तो हमारा नुकसान हम कंट्रोल में ला सकते हैं। किसान भाइयों फफूंदनाशक जो होते हैं तो फफूंदनाशक में फंगिसाइड्स ऐसे केमिकल्स या बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो फसलों पर जो फंगस आते हैं वो फंगस को मार के उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। फंगिसाइड मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक पहला वाला जो फंगिसाइड्स होता है वो केमिकल बेस होता है और दूसरा वाला जो फंगिसाइड होता है वो बायोलॉजिकल बेस होता है। तो बायोलॉजिकल बेस कौन सा फंगिसाइड होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। केमिकल बेस जो फंगिसाइड होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और फंगिसाइड्स उनके कारण करने के तरीके भी 2 होते हैं। उसका 2 ग्रुप में उसको बांटा गया है। जो एक फंगिसाइड्स होते हैं वो रोकथाम करने के लिए हम जो बोलते हैं प्रिवेंटिव यूज करना होता है, और दूसरा होता है क्यूरेटिव यूज करना होता है। जैसे कोई आपके धान में या आपके कोई क्रॉप में कोई भी बीमारी आनी नहीं चाहिए उसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं। और जब आपके क्रॉप पे कोई बीमारी आ गई तो उसको कंट्रोल करना है तो उसको बोलते हैं हम क्यूरेटिव। तो ये 2 टाइप के फफूंदनाशक हम उसको बोल सकते हैं। और बायोलॉजिकल में भी
अलग अलग होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो केमिकल फंगिसाइड्स किसान भाइयों क्या होते हैं, तो केमिकल फंगिसाइड्स के भी उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक वाला टाइप्स होता है कॉन्टैक्ट वाला फंगिसाइड, दूसरा वाला टाइप्स होता है सिस्टेमेटिक फंगिसाइड्स। ये जो कॉन्टैक्ट वाले जो फंगिसाइड्स होते हैं उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं तो मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और सल्फर, ये क्या करते हैं, जब कोई भी फफूंद हानिकारक फफूंद जो होती है उसके कांटेक्ट में आती है तो हानिकारक फफूंद को क्या करते हैं, मार देते हैं। उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट वाले केमिकल फंगिसाइड्स। और दूसरे जो होते हैं, ये जो होते हैं सिस्टेमेटिक फंगिसाइड्स। और ये सिस्टेमेटिक फंगिसाइड्स क्या होते हैं, जब कोई भी हम क्रॉप पे हम दवाई छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने से सारी दवाई क्या होती है, क्रॉप में शोषित हो जाती है और वो पूरे क्रॉप में एब्जॉर्ब होके क्या होता है कि वो सिस्टम में काम करता है। तो उसमें जो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड्स होती है, तो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड में आपका आता है कार्बेंडिज्म आता है, टेबिकोनाजोल आता है और एजोस्टार्बिन ग्रुप आता है। जो एजोस्टार्बिन के अलग अलग उसके भी फॉर्मुलेशंस आते हैं। तो ये सारे सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स हमने देख लिए जो केमिकल फफूंदनाशक केमिकल फंगिसाइड्स में आते हैं। किसान भाइयों, ये सारे हम रेगुलरली यूज करते जाएंगे तो एक ही हम समझो फंगिसाइड्स यूज करते हैं तो उसका एक रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से हम इस बार समझो मैंकोजेब यूज कर लिया, सल्फर यूज कर लिया या एजोस्टार्बिन का कोई भी कंटेंट यूज कर लिया। इस बार हमने 0.5% यूज किया, अगली बार 0.75% इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आप 1% भी यूज करते हो, तभी भी कोई भी फफूंद नाशक उस पर काम नहीं करता है और जो बीमारी होती है वो बीमारी को हम रोकथाम नहीं कर पाते। तो उसका कारण होता है कि रेगुलरली हम एक ही फंगिसाइड्स यूज करते हैं, एक ही फफूंदनाशक यूज करते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हम जो केमिकल फफूंदनाशक हम यूज करते हैं, ये जो केमिकल फफूंदनाशक है, ये जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, उसमें क्या बढ़ाते हैं, रेसिड्यू बढ़ाते हैं, और ये सारे रेसिड्यू हमारे बॉडी में आते हैं। जैसे हमें कैंसर है, अस्थमा है, दमा है, डायबिटीज है, चिड़चिड़ापन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये सारे केमिकल्स की वजह से आते हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल्स जो है ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में दिखता है। और किसान भाई, तीसरा उसका नुकसान होता है जो केमिकल फफूंदनाशक होते हैं, तो हमारी जो मिट्टी है, जो माता है, ये माता को पोल्यूटेट करने का काम, खराब करने का काम ये सारे केमिकल फंगिसाइड्स जो हम उसको बोलते हैं फफूंदनाशक, ये सारे फफूंदनाशक करते हैं। तो किसान भाइयों, ये हम इस्तेमाल करना हमें जरूरी है, लेकिन उसको हम कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें यूज करना होगा कोई बायोलॉजिकल उपाय है क्या। बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि बायोलॉजिकल में भी हम ऐसे कुछ बायोलॉजिकल फफूंदनाशक है जिससे हम हमारी बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। तो उसमें है, देखो, बायोलॉजिकल फंगिसाइड्स प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और फ्रेंडली फंगिसाइड्स है जो बैक्टीरिया और फफूंद दोनों मिलकर बनती है और फसलों पर मौजूद रोग नाशक जो फंगस होती है उसको नष्ट करने का काम ये जो होते हैं जैविक फफूंदनाशक करते हैं। यह एक पर्यावरण के लिए सुरक्षित तकनीक मानी जाती है और उसको हम बोलते हैं, मराठी में हमारा एक कहावत है, कांटा से कांटा काटना, तो हिंदी में बोलते हैं कांटे से कांटा निकालना। ये कहावत ये बायोलॉजिकल को लागू होता है और इसी सिद्धांत पे सारे बायोलॉजिकल के जो प्रोडक्ट्स है इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल फंगिसाइड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमने केमिकल फंगिसाइड्स में देख लिया कि सिस्टेमेटिक फंगिसाइड्स और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स। तो उसमें भी क्या होता है, बायोलॉजिकल में भी कुछ उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला जो हमारा बायोलॉजिकल का टाइप्स होता है, तो फंगल बेस्ड कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे उसका ट्राइकोडर्मा विरिडी एक मित्र बुरशी है, तो उसको मित्र फफूंद बोलते हैं, अर्जियानियम आता है। और बैक्टीरिया में हम इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया में फ्रेंडली बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं और उसमें जो होता है सुडोमोनास सारे किसान भाइयों को पता है और बैसिलस सबटिलिस सारे किसान भाइयों को पता है। जब हम माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो ट्राइकोडर्मा आपका का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, सुडोमोनास का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन ये सारे जो है ये जैविक फफूंदनाशक है, कुछ बैक्टीरिया होती है, कुछ फफूंद होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। तो
ये दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मैंने आपको बायोलॉजिकल भी दिखाया और आपको मैंने केमिकल भी दिखाया। दोनों का फर्क क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हम आगे जान लेंगे। तो आज हम सबसे जो सखोल आज विस्तृत में स्टडी करने वाले हैं, वो स्टडी का आज का सब्जेक्ट है हमारा बैसिलस सबटिलिस। जो है ये बैसिलस सबटिलिस एक बहुत ही प्रभावी फफूंदनाशक है और ये एक जीवाणु है। ये एक जीवाणु है। बहुत सारे किसान भाइयों को अभी क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो ये जो है एक जीवाणु है और उसको हम बायोलॉजिकल फंगिसाइड्स कहते हैं, बैसिलस सबटिलिस। तो बैसिलस सबटिलिस जो होता है, ये जो है एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। और ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की भी कुछ खासियत होती है। तो उसमें देखिए ये जो होते हैं ये आंख से न दिखने वाले रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और उसकी जो लंबाई है उसकी 2 से 6 माइक्रोमीटर की उसकी लंबाई होती है और उसकी जो चौड़ाई है ये 0.5 से 0.8 तक उसका चौड़ाई होता है। देखिए ये जो आप देख रहे होंगे ये तो उसका एक रॉड शेप है और ये रॉड शेप में उसका जो साइज दिया हुआ है उसका साइज है 2 से 6 माइक्रोमीटर उसका लंबाई है और जो उसका बॉडी का साइज है वो 0.5 से लेके 0.8 तक माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। और कहा जाता है ये ज्यादातर मिट्टी में पौधे के पास पाए जाते हैं और इंसान इसका जो इस्तेमाल करे तो इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम जो कभी कभी हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तो हम बैसिलस कोएगुलेंस होता है, जैसे बैसिलस के कुछ स्पेसीज होते हैं। बैसिलस सबटिलिस भी हमारे ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, उसके अलग अलग स्पेसीज होते हैं। लेकिन ये जो बैसिलस वाले स्पेसीज होते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी सुधारने के लिए काम करता है, क्योंकि हमारे भी बॉडी में कभी कभी हानिकारक बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। तो उसको मारने के लिए बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोएगुलेंस, लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु का इस्तेमाल हमारे बॉडी में भी करना जरूरी होता है, तब हम हमारे बॉडी को मेंटेन हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया दिखती है और बैसिलस सबटिलिस का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही होता है और जो ग्राम पॉजिटिव होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पोर बनते हैं और स्पोर बनाने वाला एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया हमारे नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है। और हलचल इनके शरीर में एक फ्लैजेला होते हैं और जो ये फ्लैजेला है ये लिक्विड मीडिया में घूमने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन उसको चाहिए। एरोबिक वाला बैक्टीरिया होता है, जितना ये बैक्टीरिया को हम ऑक्सीजन देते हैं, जितना हम उसको स्टार्च देते हैं, इतना ज्यादा उसका स्पोरुलेशन बढ़ाना है, उसका पॉपुलेशन बढ़ाना है, वो सारा काम ये अपना बैसिलस सबटिलिस ये जो जीवाणु है ये करते हैं और उस पे ही वो जिंदा रहते हैं। हम प्लेट पे देखेंगे तो हमें बैसिलस सबटिलिस का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। बैसिलस सबटिलिस का ग्रोथ के अनुकूल कुछ नियम है, वो हम नियम को केयर करेंगे तो बैसिलस सबटिलिस का ग्रोथ हम हमारे जमीन में है, हमारे निसर्ग में है, हमारे लैब में है, हमारे प्राकृतिक एरिया में है, हम अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों देखो, बैसिलस सबटिलिस को हमें जिंदा रखना है और उसका अच्छा ग्रोथ करना है तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान हमारा होता है उसमें ये बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा होता है। और सबसे बड़ा इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होने से उसका क्या होता है, एंडोस्पोर बनाना, ये उसका नेचर में बहुत ही बड़ा, प्रकृति ने उसको एक ताकत दिया है। तो ये ताकत मतलब उसका एंडोस्पोर बनाना है। और ज्यादा से ज्यादा मौसम कितना भी खराब हो जाए तो 50 डिग्री तक वो अच्छे जीवित रहते हैं। 50 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उसके स्पोर कम हो जाते हैं, लेकिन ये मरते नहीं है। जब एक्टिविटीज होता है या कुछ उसमें बदल होते हैं तो क्या करते हैं, उसका स्पोरुलेशन होता है। वही उसका एक खासियत है कि जब क्लाइमेट में जब कोई चेंजेस आते हैं तो स्पोरुलेशन होना मतलब उसको सेक्योर करना, ये उसका बेनिफिट है। और मिट्टी में सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपका 6 से 7.5 तक न्यूट्रल पीएच आपका होता है, तो ये न्यूट्रल पीएच में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, अच्छे एसिडिक नेचर में उसका ग्रोथ फास्ट होता है। और जितना ग्रोथ उसका फास्ट होगा उसका पॉपुलेशन उसका बढ़ेगा और जितने स्पोर सॉइल में अपने बढ़ेंगे
उतना आपका सॉइल जो है उपजाऊ बनेगा। तो उसका काम ये करते हैं। और सबसे बड़ी नमी आपके सॉइल में 50 से 60% या एनवायरमेंट में 50 से 60% आपकी नमी रहती है, तो उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। और जरूरी है मिट्टी की पूरी तरह सूखी, बैक्टीरिया डोरमेंट में जाती है। जो मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होते हैं, नमी कम हो जाती है, तो ये जो बैक्टीरिया है जो उसका एंडोस्पोर निर्मित का जो एक्चुअल में निसर्ग का जो रोल है उसको दिया हुआ, तो एंडोस्पोर निर्मित का काम ये करता है। और 70% ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो 70% ह्यूमिडिटी में क्या होता है, उसके पत्तियों पर स्प्रे करने के बाद बैक्टीरिया असरदार तरीके से काम करता है। जब 70% क्या होता है ह्यूमिडिटी हमारे क्लाइमेट में होती है, तो पत्तियों पे पूरा उससे स्प्रेड हो जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन और न्यूट्रिएंट कंटेंट उसको मिलते हैं, ऑक्सीजन का उसको भरपूर सप्लाई उस टाइम पे होता है। तो बैसिलस सबटिलिस जो है कि एरोबिक बैक्टीरिया, उसको ऑक्सीजन के सिवा वो जी नहीं सकता, तो ऑक्सीजन उसको चाहिए, उसको स्टार्च चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, उसको 70% उसको ह्यूमिडिटी अच्छा है तो पूरा हमारे क्रॉप पे फैल जाता है। और क्रॉप पे कोई भी हानिकारक कोई भी फफूंद है, वो फफूंद को कंट्रोल करने का काम बैसिलस सबटिलिस जो हमारा जीवाणु होता है, जो हम उसको बोलते हैं सूक्ष्म योद्धा, ये सूक्ष्म योद्धा हमारे जमीन में काम करते रहता है। किसान भाइयों, हम हमारे घर पे जाके भी सो जाते हैं, हम गांव चले जाते हैं, किसी के शादी में चले जाते हैं, किधर भी हम घूमते हैं, हम सोते रहते हैं, लेकिन हमारे जो कृषि के सूक्ष्म योद्धा है, ये सूक्ष्म योद्धा हमारे जमीन में रात दिन 24 घंटे 365 दिन पूरे साल, पूरे 10 साल तक काम करता है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमारी खेती में हमें क्या करना है, हमारा जो जमीन का पीएच है वो न्यूट्रल रखना है, मिट्टी का पीएच, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट आपको प्रॉपर रखना है, उसमें आपको मॉइस्चरता अच्छी रखनी है, आपको ह्यूमिडिटी अच्छी रखनी है। तो आपको केमिकल कोई मारने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये कंडीशंस आपको है, ये कंडीशन आप रखते हो तो आप केमिकल के बहुत सारे स्प्रे कम कर सकते हो। किसान भाइयों, एंडोस्पोर का निर्माण जो होता है, तो देखिए बैसिलस सबटिलिस सबसे बड़ी खासियत वही है जो एंडोस्पोर मैंने बताया, जब खाना कम पड़ता है तो उसको बहुत ही गर्म और सूखा होता है, तो तब क्या होता है, वो स्पोर का निर्मित होता है। और ये कवच इतना मजबूत होता है कि जो हम बोलते हैं उसको एंडोस्पोर, ये जब स्पोर बन जाते हैं तो कितना भी टेम्परेचर उसके ऊपर आने दो तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। और ये एंडोस्पोर ही उसका इंपॉर्टेंट है। और जब हालात बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर से ये स्पोर क्या होते हैं, वापस जीवित होते हैं। हम उसको बोलते हैं एंडोस्पोर, हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, स्पोरुलेशन में जाना, डॉर्मेंसी पे जाना। तो डॉर्मेंसी पे जाने का काम ये बैक्टीरिया करता है, इसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। किसान भाइयों, एंटीबायोसिस, विषाक्त केमिकल्स और सिक्रेशन, वो क्या, कौन सा एंजाइम्स है जो एंजाइम्स छोड़ता है, तो सबसे बड़ा है कि बैसिलस सबटिलिस अपने ग्रोथ के दौरान कई तरह के नेचुरल एंटीबायोटिक्स जो बोलते हैं हम, एंजाइम्स बोलते हैं, वो जिसमें है सबसे इंपॉर्टेंट ये जो एंजाइम्स वो नहीं छोड़ता तो बैक्टीरिया का महत्व नहीं होता। लेकिन उसके जो एंजाइम्स है, जो लिपोपेप्टाइड्स है, यूटेरिन है, सेप्रेक्विन है, तो ये जो सारे एंजाइम्स हैं, ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, वो छोड़ते हैं। और जो अपने हानिकारक फफूंदनाशक होते हैं, उसके जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। और सेल वॉल को डैमेज करके उसका सेल ही नहीं बनने देते, और उसको जो उसका जो मेनली जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन को क्या करता है, वो कमजोर करता है। और मेम्ब्रेन को कमजोर करने की वजह से वो अपना जो हानिकारक जो फफूंद है उसका ग्रोथ होता ही नहीं। और फेंगिमाइसिन ये खास तौर पे फंगल के फिलामेंट की ग्रोथ को रोकता है, ये भी उसका एक खासियत माना जाता है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों को बैसिलस सबटिलिस पता नहीं होगा, बहुत सारे किसान भाइयों को सुडोमोनास पता है, लेकिन किसान भाइयों सुडोमोनास को कुछ टेम्परेचर का ये थोड़ा लिमिटेशंस रहता है, लेकिन बैसिलस सबटिलिस को उतना टेम्परेचर का लिमिटेशंस नहीं है। सुडोमोनास जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और बैसिलस सबटिलिस जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। उसका जो एंडोस्पोर निर्मित है, वो एंडोस्पोर निर्मित का इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। जैसे देखिए, ये जो हमने सेल वॉल का बात किया, तो सबसे बड़ी है कि जो सेल वॉल है
वो सेल वॉल को डैमेज करना है। और सबसे बड़ा बेसिलाइसिन एंजाइम्स ग्लूकोनोजाइम और 6 फॉस्फेट सिंथेसिस एक्टिविटी को रोकता है। जो सेल वॉल बनाने का जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल किया मतलब कोई भी आगे जा ही नहीं सकता, उसको डैमेज करते रहेगा और उसको मार देगा। कोई भी हानिकारक फफूंद आपके क्रॉप के ऊपर डैमेज नहीं करेगा। इससे दिखता है, देखिए ये जो उसका बेसिलिन जो सेल वॉल है वो सेल वॉल को क्या करता है, वो डैमेज कर रहा है। ये सारे फिगर्स को आपको पता चल जाएगा कि वो सेल वॉल की ग्रोथ में पूरा बाधा लाता है। और यही जैसे आपका फेंजाइमाइसिन है, जैसे देखिए इसको जैसे सेल वॉल को उसको ब्रेक किया है, क्या होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो हार्मफुल फफूंद होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट वो मिलने नहीं देता है। और न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिलते हैं तो उसका घुट के मर जाना हम बोल सकते हैं। वो फफूंद जो होते हैं घुट के मर जाते हैं और उसका सेल वॉल ब्रेक किया तो कंट्रोल मिलता है। एंटीबायोसिस और विषाक्त केमिकल्स में क्या होता है कि स्पोर जर्मिनेशन इनिबिशन जो होता है, तो एंटीटॉक्सिन सिर्फ बनने के लिए फंगस को मारते हैं बल्कि मिट्टी में मौजूद फंगल स्पोर को भी जर्मिनेट होने से रोकते हैं। जैसे कि कोई हानिकारक फफूंद है उसके भी स्पोर जर्मिनेट होते हैं, तो उसके जैसे स्पोर है उसके अंडे उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा बैसिलस सबटिलिस जो हमारा सूक्ष्म योद्धा है ये काम करते रहता है। और जब बैसिलस जड़ों की आसपास कॉलोनी बनाता है तो ये लगातार केमिकल्स को रिलीज करता है और इससे जड़ों के आसपास के केमिकल्स जोन बना जाते हैं और जिसमें कोई भी नुकसानदायक बैक्टीरिया या फंगस अंदर नहीं आ सकती। तो दोस्तों ये जो हमारे जो सूक्ष्म योद्धा है, ये सूक्ष्म योद्धा क्या करते हैं, हमारे रूट जोन के अंदर जो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट से करते रहता है और कोई भी हानिकारक फफूंद उसके ऊपर आने का सोचता है तो उसको मार देता है। क्योंकि इसके जो एंजाइमेटिक्स जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंस होती है जो निसर्ग ने उसको दी है, प्रकृति ने उसको दी है, तो उसकी वजह से ही वो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो कृषि के जो सूक्ष्म योद्धा है, ये सूक्ष्म योद्धा हमारे खेती में योद्धा के जैसे काम करते रहते हैं। जैसे देखिए हमारे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, देखिए उसको एक हम बोलते हैं इंड्यूस सिस्टम रेजिस्टेंस ISR और दूसरा है सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस SAR। ये दोनों का हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। देखिए जैसे आपको सिग्नलिंग मिलता है कि कोई भी एनिमी आपके क्रॉप के ऊपर आ रहा है तो क्रॉप को एक सिग्नल देता है और क्रॉप में आपका सैलिसिलिक एसिड बढ़ाना है, एब्सिसिक एसिड बढ़ाना है, जैस्मिनिक एसिड बढ़ाना है। ये सारे एंजाइम्स ऐसे ही नेचुरली प्लांट के बॉडी में बढ़ जाते हैं और प्लांट के बॉडी में नेचुरली बढ़ते हैं तो प्लांट का जो क्या होता है, इंड्यूस सिस्टम बढ़ता है और इंड्यूस सिस्टम बढ़ गया तो क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड वगैरह जो है वो कोई भी बाहर से आने वाले जो एनिमीज होते हैं, जो फंगस होते हैं, जो हार्मफुल फंगस होते हैं, सारे को कंट्रोल करने का काम ये बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया करता है। और बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो मैंने आपको यही सिस्टम बनाया कि जैस्मिनिक एसिड एथिलीन का निर्मित करना, जैस्मिनिक एसिड का निर्मित करना, यही है जो ISR मेथड हमने सीखा, जो SAR मेथड हमने सीखा कि जो बैसिलस सबटिलिस के इंटरनल सिस्टम को मजबूत बनाने का काम हमारा जो SAR है, जो हम बोलते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये पूरा उसका रोल यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। इस फिगर से भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे उसके जैसे ट्राइकोडर्मा के स्पोर है और जो हार्मफुल पैथोजेंस के स्पोर है उसको कंट्रोल करना और ह्यूमन इंड्यूस सिस्टम को बढ़ाना, यही इंपॉर्टेंट काम उसका होता है। और माइक्रो पैरासाइट्स, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो हमारे जो सूक्ष्म योद्धा होते हैं, ये माइक्रो पैरासाइट्स का काम करते हैं जगह और न्यूट्रिशन के मुकाबले पे काम करना। तो क्या होता है, हाँ देखिए किसान भाइयों, बैसिलस सबटिलिस पौधे के जड़ों के आसपास तेजी से बढ़ता है और एक सुरक्षा फिल्म बनाता है। जो मैंने बोला कि रूट्स के आजू बाजू में एक एंजाइम्स बनाना है, कोई हानिकारक फंगस को नहीं आने देना है, लेकिन एक सूक्ष्म फिल्म उसको बना दिया तो उसको हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं, जो हानिकारक फफूंद होते हैं, वो फफूंद को भी कंट्रोल करने का काम भी करता है। और सबसे बड़ा कंपटीशन जो होती है न्यूट्रिएंट और खुद को जीने की, तो ये क्या होता है, ये सारे प्राकृतिक बैक्टीरिया होते हैं और ये प्राकृतिक बैक्टीरिया जो किसान के हित में काम करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं,
उसको न्यूट्रिएंट ही नहीं लेने देते, उसको न्यूट्रिएंट जितना कम पड़ेगा वो मर जाएगा, उसको सेल वाल को उसको बढ़ने नहीं देगा, यही उसका मेन रोल है। तो ये पैथोजेंस जो होते हैं हमारे मिट्टी में, हमारे पौधे के ऊपर, सारे को कंट्रोल करने का काम बैसिलस सबटिलिस करता है। किसान भाइयों, ये जो बैसिलस सबटिलिस जीवाणु है, ये जीवाणु एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है और बैसिलस सबटिलिस हमारे खेती में इस्तेमाल करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये जो अभी क्लाइमेटिकल चेंजेस होते हैं, तो हर कोई क्लाइमेटिकल चेंजेस में बैसिलस सबटिलिस का बनाने का कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी होता है, जो प्लांट प्रोबायोटिक, ह्यूमन प्रोबायोटिक अलग आता है, प्लांट प्रोबायोटिक आता है। टेक्नोलॉजी तो एक ही है, लेकिन कल्चर उसके अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसान भाइयों, बैसिलस सबटिलिस के कुछ अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं और आनंद एग्रो केयर कंपनी के पास उसके कुछ अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, और ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस हम देखेंगे। देखिए, जैसे टेक्निकल वाला एक फॉर्मुलेशन आता है, जो मेरे कुछ निर्माता भाई मुझे देखते होंगे, तो आपको टेक्निकल फॉर्मुलेशन चाहिए, कोई फॉर्मुलेशन बनाने के, तो आप टेक्निकल स्कोर भी आनंद एग्रो केयर के पास से ले सकते हो। टाल्कम बेस जो होता है, आप कोई खाद में मिक्स करना है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विड वाला आपको लेना है, ड्रिप से देना है, आपको कोई भी फर्टिलाइजर के साथ देना है, दे सकते हो। वाटर सोल्यूबल आपको डेस्टोबेस, आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो वाटर सोल्यूबल आप स्पोर लेके भी उसका ये कर सकते हो। 5G वाला कैप्सूल्स का भी आप फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, ये जो अलग अलग उसके फॉर्मुलेशन बनाए हुए, जैसे लिक्विड वाला आप देखते हो, तो लिक्विड वाला आपको ऐसा दिखता है, और दूसरा जो होता है हमारा 4K वाला जो पैकिंग होता है, जो वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, उसका पैकिंग ऐसे आता है। उसका आपको बीज प्रक्रिया करनी है, सॉइल एप्लीकेशन करना है, उसका स्प्रे करना है, सारा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तीसरा है अपना 5G वाला जो कैप्सूल का एक फॉर्मुलेशन आता है, कैप्सूल फॉर्मुलेशन में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी तो बात है कि आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आनंद एग्रो केयर के पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और ये पूरा 25,000 स्क्वायर फीट का बैक्टीरिया का यूनिट सिर्फ बैक्टीरिया बनाने के लिए ही बनाया हुआ है। और ये बैक्टीरिया में जैसे आपका जोनिंग अलग अलग होना चाहिए, कि यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस का ही ग्रोथ होना चाहिए, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का ही ग्रोथ होना चाहिए। नेमाटोड्स के कंट्रोल के लिए हम जैसे बैसिलस परमस बनाते हैं, स्पेशलोमाइसिस बनाते हैं, तो ये सारे जो होते हैं उसके अलग अलग सेक्शन बना के जर्म फ्री, जैसे उसको पूरा स्टेराइल कंडीशन रखना, कंटामिनेशन उसमें कुछ नहीं आने देना। ये सारे जो 10 से भी ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट आनंद एग्रो केयर में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों की, ये जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो इंपोर्टेड मशीनरी चाहिए, तो सारे इंपोर्टेड मशीनरी आनंद एग्रो केयर के पास अवेलेबल है, और टेक्निकल स्टाफ है। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि प्लांट प्रोबायोटिक्स और ह्यूमन प्रोबायोटिक्स, जो हम प्लांट प्रोबायोटिक्स बनाते हैं, तो हमने जो रेगुलर सिस्टम ये होती है, और हम जो कोई स्पोरुलेशन बनाना है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मैंने बताया कि आपको ये जो बैसिलस सबटिलिस ये स्पोरुलेशन में जाता है, तो 0 आवर्स में हम ऐसे देखते हैं, फिर 4 आवर्स में आपको इतनी ग्रोथ उसकी देखती है, फिर 8 आवर्स के बाद देखते हैं तो उसकी स्पोर जो निर्मित हो जाती है इसमें, और उसके बाद उसके जो 12 आवर्स के बाद उसके स्पोर ऐसे बनते हैं, और 24 आवर्स में हम देखते हैं तो इस तरीके से स्पोर उसके मिलते हैं हमें हार्वेस्टिंग करने के बाद। और जब आप कोई भी देखते हो तो जो स्पोर होते हैं, ये जो स्पोर नारियल का जैसे ऊपरी कवर होता है, तो नारियल का ऊपरी कवर ये स्पोर बना लेते हैं, और उसके जो स्पोर कोट है, कॉर्टेक्स है, आउटर मेम्ब्रेन है, डीएनए है, कोर है, इनर मेम्ब्रेन है, जर्म सेल वॉल है, ये तो माइक्रो होते हैं। ये इतना पॉसिबल है क्या? जरूर पॉसिबल है, क्योंकि प्रकृति ने उसको इतना शक्ति दिया हुआ है, इसीलिए वो स्पोर बना के, स्पोर जब एक बार बन गया और उसको अच्छे क्लाइमेटिकल कंडीशन में रख दिया, तो 100 साल, 200 साल, 500 साल भी जी सकता है। स्पोर को सिर्फ चाहिए क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छा, उसका स्टोरेज अच्छा। यही स्पोर जब हम पानी में मिक्स करते हैं, तो सबसे बड़ी खासियत क्या है किसान भाइयों, आनंद एग्रो केयर के पास प्रोबायोटिक बनाने के लिए ये तकनीक हमने इस्तेमाल की है, जिसको बोलते हैं हम लेटेस्ट प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी। रेगुलर हम कल्चर लेते हैं बैसिलस सबटिलिस का, फिर उसका सीड ग्रोथ करते हैं, इनोकुलेशन में सीड ग्रोथ होता है, फिर इसका इनोकुलेशन होता है फर्मेंटेशन में, फिर उसके यहाँ पे स्पोर बनते हैं। ये स्पोर बनने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूजेशन होता है,
सेंट्रीफ्यूज होने के बाद उसको स्प्रे ड्राइड किया जाता है, जो 120 से भी आगे टेम्परेचर लेके उसको स्प्रे ड्राइंग करके उसमें जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकाला जाता है, सिर्फ स्पोर उसके रखे जाते हैं। और ये जो स्पोर है, ये स्पोर लेके डेस्टॉस वाटर सोल्यूबल के साथ ये मिक्स किए जाते हैं। जब कोई स्पोर और डेस्टॉस एक जगह आ जाते हैं, जब आप पानी में उसको मिक्स करते हैं तो पूरा सोल्यूबल होता है, और तभी वो स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद ही वो काम करते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है। और जब वो जर्मिनेट होते हैं तब उसको वहां पे कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में रहता है, तो उसका पॉपुलेशन जो है हर मिनट, हर 2 मिनट, 5 मिनट के बाद उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। तो यही उसका खासियत है किसान भाइयों। और ये तकनीक पूरे इंडिया में फ्यू कंपनी के पास है, और दूसरा कोई हमें फंगस बनानी है तो सॉलिड स्टेट का भी टेक्नोलॉजी आनंद एग्रो केयर के पास अवेलेबल है। तो किसान भाइयों, ये अलग अलग तकनीक से हम जो बैक्टीरिया है, क्योंकि लास्ट 25 ईयर से, लास्ट 25 साल से मैं बैक्टीरिया में भी ही काम कर रहा हूँ। बैक्टीरिया कैसी बनानी है, बैक्टीरिया कैसे सेल करना है, किसान भाइयों को जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे कृषि के सूक्ष्म योद्धा है, उसका क्या बेनिफिट है, ये सारी जानकारी देने का काम मैं करते रहता हूँ। किसान भाइयों, आपके लिए हमने एक सुविधा बनाई है जिसके आपको पत्ती दंडल का टेस्टिंग करना है, आपको सॉइल का टेस्ट, मिट्टी का परीक्षण करना है, पानी का परीक्षण करना है, कोई भी कृषि रसायन का आपको परीक्षण करना है, कोई भी खाद का आपको परीक्षण करना है, तो सारे परीक्षण के NABL मानांकित लैब हमारे आनंद एग्रो केयर के पास है। आपको किसी को भी टेस्टिंग करना होगा तो हमारे लैब को आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे भी वेबसाइट पे हमारे सारे नंबर्स अवेलेबल है, कस्टमर केयर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसान भाइयों, हमने और भी आपके लिए एक सुविधा बनाई है जिसको बोलते हैं हम आनंद क्रॉप गुरु ऐप। ये आनंद क्रॉप गुरु मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में तुरंत जाइए, तुरंत जाके आप प्ले स्टोर में जाके सिर्फ आपको सर्च करना है आनंद क्रॉप गुरु। आनंद क्रॉप गुरु आपने सर्च किया तो आपका हिंदी में आपको आपका इंफॉर्मेशन भर सकते हो, गुजराती में भर सकते हो, इंग्लिश में भर सकते हो, मराठी में भर सकते हो, चारों लैंग्वेज में ऐप अवेलेबल है। कोई भी उसका चार्ज हम नहीं लगाते हैं। किसान भाइयों के सेवा के लिए ही हमने ये ऐप बनाया हुआ है। और सारे किसानों के पुत्र जो एग्रीकल्चर में सीखे हुए हैं, जिसने BSc एग्री किया, MSc एग्री किया, PhD किया, BTech किया, ये सारे 10 साल, 25 साल, 35 साल ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदे आपको मार्गदर्शन करते हैं। आपका कोई टमाटर का खेती हो गया, आपका कोई अनार का खेती हो गया, आपका अंगूर का खेती हो गया, आप खीरा बनाते हो, आप कोई भी क्रॉप करते हो, सारे क्रॉप के इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने डाली हुई है, उसके शेड्यूल्स हमने बनाए हुए। और भी आपको कोई क्रॉप लगाना है और उसको आपका कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सारा इंफॉर्मेशन हम क्रॉप गुरु के मार्फत से आपको देते हैं। किसान भाइयों, हमारा जो अभी जो वेब सीरीज चल रहा है एग्रीकल्चर में, वेब सीरीज का नाम है कृषि के सूक्ष्म योद्धा। तो ये जो योद्धा होते हैं हमारे खेती में क्या काम करते हैं, हमारे किसानों के लिए वो कितने बेनिफिट है, इसका सारा विस्तृत से जानकारी मैंने आज आपको दी। और हमारा आज का सब्जेक्ट था बैसिलस सबटिलिस। आने वाले सोमवार को हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन हर सोमवार को मिलते हैं हम 6 बजे आनंद एग्रो केयर के YouTube हिंदी चैनल पे। बहुत सारे किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन बहुत सारे मेरे किसान भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो किसान भाइयों, मैं आपको विनंती करता हूं कि आप आनंद एग्रो केयर के हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, किसान भाई है, उनमें आप उसको प्रसार कीजिए, उसका प्रसारण कीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे तो उनका नॉलेज बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, मैं यही रुकता हूं, आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा लेकिन अगले सोमवार को। जय हिंद मेरे किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, नमस्ते।